नमस्कार दोस्तों, व्यू नाउ केस में कोर्ट ने तमाम बातों को सुनने समझने के बाद 3 मुख्य बातें कही और यह बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दी। पहली बात कि डिम्पल खरूड़ का इस पूरे प्रकरण में सीरियस रोल है, वो एक फ्लाइट रिस्क भी हैं, इसलिए उनको इस स्टेज पर बेल नहीं दी जा सकती। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, चलते चलते बने रहिएगा वीडियो पे। अब इसमें आप सबके लिए, जनता के लिए क्या लेसन्स है, क्या सबक है। तो पहला कि अगर टेक्नोलॉजी के नाम पर या किसी भी स्कीम के नाम पर ग्रांटेड रिटर्न का वादा किया जा रहा है तो थम जाइए, रुक जाइए, सोचिए। क्लाउड हो, बिटकॉइन हो, एआई हो, क्रिप्टो करेंसी हो, नाम बदल सकता है। धंधा कम और पैसा ज्यादा दिखे तो समझ लीजिए दाल में झोल है, दाल में काला है। और अगर आप निवेशक हैं और आपको लगता है कि आपको ठगा गया है तो अब कानूनी लड़ाई तो आपके पक्ष में। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे आपका ईडी से और कंपनी वालों से अपने को डिसोसिएट कर लीजिए। आपका इससे कुछ लेना देना नहीं। आप अगर चैनल पार्टनर भी हैं तो भैया यू हैव नॉट डन एनी क्राइम, ठीक है, आपकी जिम्मेवारी। मैं इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूं, इंश्योरेंस पैसा लेके भाग जाए तो मैं जिम्मेवार हूं क्या? तो चैनल पार्टनर्स, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको खुलकर, बिकॉज पहले आप इन्वेस्टर हैं फिर आप चैनल पार्टनर। अगर कल को मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग या शेयर बेचता हूं किसी को एज एजेंट और वो कंपनी में फ्रॉड हो जाए तो मेरा क्या कसूर है भाई? आप जाइए कंपनी को पकड़िए। तो यहां पर भी जो अपराध हुआ है, जो अपराध किया गया है, वो डायरेक्टर्स के द्वारा किया गया है, कंपनी के द्वारा किया गया है। चैनल पार्टनर्स इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए यह कानूनी लड़ाई आपके हक में है, चाहे आप इन्वेस्टर्स हैं, चाहे चैनल पार्टनर्स हैं, चाहे आप दोनों हैं। तो आपके लिए यह भी सोचने की बात है कि इस बारे में कानून क्या कहता है। लास्ट में एक एटम बम फोड़ूंगा, बने रहिएगा यहाँ। पीएमएलए का जो कानून है 2002 का, उसके अनुसार यह केस एक शेड्यूल्ड ऑफेंस का केस बनता है। बड़ी रकम इसमें इन्वॉल्व है, डिजिटल मनी इन्वॉल्व है और मनी लेयरिंग का लिया, किस तरह से निकाला, ट्रैक रिकॉर्ड को मिटाया, उसका पूरा पैटर्न है। और यही है मॉडर्न आर्थिक क्राइम का चेहरा। इस केस में पीएमएलए कोर्ट के जज साहब ने जो स्पष्टता दिखाई है, जो क्लियरिटी दिखाई है, जिस तरह से बेल रिजेक्शन का डिटेल्ड ऑर्डर पास किया है कि अब जो पूरा का पूरा कानूनी तंत्र है, ईडी की जो ट्रेनिंग है इस तरह के अपराधों से डील करने की, वह पूरी तरह से तैयार है ऐसे डिजिटल क्राइम से निपटने के लिए। तो दोस्तों, आज का यह मामला सिर्फ डिम्पल खरूड़ का नहीं, यह डिजिटल धोखाधड़ी के, साइबर क्राइम के बढ़ते ट्रेंड का है। और हमारे कानून की ताकत आपका आईना है। और ऐसे मामलों में कानून जितना मजबूत है, उसे दिशा देने वाला प्रोसिक्यूशन का वकील और डिफेंस का वकील भी उतना ही जरूरी होता है। मामला जटिल है, कई राज्यों में अब फैल गया है, इंटरनेशनल मूवमेंट शामिल हो गए हैं। तो ऐसे मामलों को परत दर परत समझना बहुत जरूरी है और बिना उसके समझे और बिना पूरी तैयारी के कोर्ट में जाना अपने आप में एक अपराध है।
मैंने जो शुरू में कहा था कि शायद हम ऐसा सोच रहे हैं, मेरी ऐसी एनालिसिस है कि तैयारी का अभाव था, तकनीकी मसलों पर बिल मांगा गया, मूलभूत आरोपों को नज़रअंदाज किया गया, ऐसा हम समझ रहे हैं बीइंग एन आउटसाइडर। बट ये एक सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है, जहां खरूट दंपत्ति और कंपनी के दूसरे निदेशकों को लगता है कि फिलहाल वो बाहर आकर के भारी मुसीबत में फंसेंगे, इन्वेस्टर्स उनके पीछे पड़ जाएंगे, उन पे हमला हो सकता है और नए केसेस वगैरह दर्ज हो सकते हैं। तो बेहतर है कि ये विपरीत परिस्थिति या बादल भरी शाम रात जेल के अंदर सुरक्षित रहते हुए काट ली जाए। और इसलिए लेकिन जनता को बताना है कि विश्वास में बनाए रखना है कि देखो जी, हम तो प्रयास कर रहे हैं, ईडी वाले बदमाश हैं, कोर्ट ने हमें बेल नहीं दिया, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ऐसा ड्रामा कंपनी पहले भी करती रही। इलाहाबाद से रिजेक्ट होने के बाद, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद उसको 30 दिन का टाइम दिया गया था एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाने का, नहीं गई थी। कंपनी को ईडी ने 4, 5, 8, 10 सेक्शन 50 के नोटिस दिए, वहाँ भी कोई उपस्थित नहीं हुआ था। और फिर वो कुछ बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए और लोगों को भरमाते रहे कि देखिए जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिल जाएगा, हम बहुत जल्दी बाहर आ रहे हैं, हमारे साथ नाजायज़ हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। और जनता ने 8-10 महीने इस इंतज़ार में निकाल दिए। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि अकाउंट सीज होने से पहले, एफआईआर होने से पहले भारी मात्रा में फंड का गबन किया गया, फंड को लेट तरीके से निकाला गया है। 41 करोड़ 42 करोड़ रुपया मैडम के अकाउंट में चला गया, 60 करोड़ का सोने का ब्रिक खरीद लिया गया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, 50-60 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां खरीद ली गई। तो ये सब कुछ और ही इशारा कर रहा है, नजरें कहीं निशाना कहीं की तरफ इशारा कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि 1 मिनट के लिए मेरी पूरी एनालिसिस गलत है, मेरी सोच गलत है। कंपनी वास्तव में बहुत ईमानदार है और ईमानदारी से अपने केस को लड़ने का प्रयास कर रही है, और उसका समय खराब है, उसका भाग्य खराब है, उसको निचली अदालत से जमानत नहीं मिला। 1 मिनट के लिए अगर इस थियरी को भी मान लिया जाए तो प्लीज़ नोट कीजिए कि आज जो स्थिति है, जम्मू में एफआईआर है, पानीपत में एफआईआर है, बिहार में एफआईआर है, और न जाने कई प्रदेशों में ये बिल आते आते होते होते हो जाएगा। इनकम टैक्स का नया केस शुरू हो गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बस जीएसटी के नए केस का इंतजार कीजिए, आने ही वाला होगा। तो जनाब, कुछ और अरेस्ट भी होंगे इस कंपनी में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जमानत पे छूट भी जाएंगे तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे, उल्टे उनकी भारी मुसीबत और फजीहत शुरू होगी। ये जो दूसरे एफआईआर जो दूसरे राज्यों में दर्ज हो गए हैं, वहाँ की पुलिस आएगी और उनके जेल के बाहर आने से पहले ही उनको प्रोडक्शन वारंट पे उस राज्य के लोकल अदालत में जहां ये एफआईआर पेश करने के लिए ले जाएगी। तो वो बाहर नहीं आएंगे, और जब तक उस केस में वो बेल लेंगे तब तक तीसरे राज्य की पुलिस इंतजार कर रही है, और जब तक वहां से बेल लेंगे तब तक चौथे राज्य की पुलिस इंतजार कर रही है, और जब तक इस सारे प्रकरण से वो निपटेंगे तो ट्रायल पूरा हो चुका होगा मेन मामले में। तो साहब, यह प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, बहुत लंबी चलने वाली है। इसमें मैंने कह दिया आपको कि बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, जमानत मिलने पे भी वो बाहर नहीं आ पाए। वो दौर था कि दूसरे राज्यों में एफआईआर होने से पहले अगर वो कहीं बाहर आ जाते और उन एफआईआर को होने से रोक लेते तो और बात थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सक्रिय हो चुका है, जीएसटी सक्रिय हो जाएगा। तो अब ये मामला बिल्कुल अनमैनेजेबल है
और इसीलिए मैं प्रारंभ से डे वन से जब इस विषय में कूदा और आया तो मैंने तमाम इन्वेस्टर से, तमाम चैनल पार्टनर से, तमाम शिकायतकर्ताओं से एफआईआर से दूर रहने को, एफआईआर न करने को सलाह दी थी। मेरी वीडियो बाहर फिर से देख लो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि लेट हिम फेस द म्यूजिक, व्हाई यू आर मेकिंग द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। आप उनके लिए सितम क्यों बढ़ा रहे हैं, जुल्म क्यों बढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप ही लोग कहते थे कि उन्होंने ईमानदारी से अब तक आपका पैसा दिया है। तो इसीलिए मैं एफआईआर के पक्ष में नहीं था और मेरे पास जितने भी लोग आए मैंने उनको डिस्करेज किया, मैंने उनको इनकरेज नहीं किया, जबकि तब तक 3 एफआईआर हो चुकी थी, 2 लुधियाना में, लेकिन चलो वो फिर भी मैनेजेबल था, पंजाब का ही एफआईआर था तो वो छूट जाते। लेकिन अब तो छूटने के बाद भी जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं। खैर, इस मामले में आपकी जो भी सोच हो, जो भी विचार हो, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। आपकी आवाज़ बनने का हर संभव प्रयास मेरी तरफ से जारी रहेगा अंतिम सांस तक। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले विषय के साथ, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।